नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने हिंदू विरोधियों पर किया प्रहार। प्रधानमंत्री ने खुलकर बताया कैसे सनातन को नष्ट करेगा विपक्ष। इंडिया को बताया घमंडिया गठबंधन। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक पुणे में शुरू। संघ के 36 संगठनों ने लिया भाग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। दिल्ली में इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग रही बेनतीजा। न बनी रणनीति, न सीट शेयरिंग पर मिली सहमति। सीट बंटवारे पर उमर अब्दुल्ला के प्लान ने बढ़ाई मुश्किल। फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुआ आतंकवाद, पाकिस्तान से बातचीत किए बिना यह मुमकिन नहीं। मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से झटका। सेशन कोर्ट का समन पर रोक लगाने से इनकार। दिल्ली सीएम को पेशी के लिए जाना होगा गुजरात। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे सनातन विरोधियों पर प्रधानमंत्री के प्रहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के बीना पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां बीना में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सनातन पर जारी सियासी विवाद को लेकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष घमंडिया गठबंधन इंडिया का एजेंडा भारत की संस्कृति पर हमला करने का है। भारतीयों की आस्था पर हमला करने की इन्होंने नीति बनाई है। ये लोग सनातन को टारगेट कर रहे हैं। गांधी लक्ष्मीबाई ने सनातन से प्रेरणा ली थी, लेकिन ये घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को तहस नहस करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा प्रहार आज प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। ये तो शुरुआत है। ये ... गठबंधन जो है, इन्होंने तो ब्रह्मास्त्र थमा दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, ये लीजिए औजार, ये लीजिए हथियार और हमारा कत्ल कर दीजिए। ऐसा ही गुस्ताखी ये ... गठबंधन से हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड में जाकर के आप खेल रहे हैं और ये भी नहीं सोचा कि बयान दे जाने के बाद आपको कोई उसके ऊपर, उसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ डिफेंस तैयार करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, स्टालिन के बेटे ने बयान दिया कि सनातन को खत्म कर देना है, बाकी लोगों ने समर्थन कर दिया। और समर्थन भी ऐसा किया कि 1-2 लोग जो इसमें अलग से कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो इनके शोर में वो दब गया। अब ये भी नहीं सोचा इन लोगों ने कि अभी तो सिर्फ आपने ये बात कह डाली, उधर से बिहार में भी कुछ लोगों ने कह दिया, यूपी के अंदर में भी वो मौर्य है, उसने भी कुछ बयान दे दिए। फॉर गॉड सेक, राजनीति अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कोई वोट देगा? आप कहीं भी वोट मांगने जाओगे, आपको लोग दौड़ा करके भगाएंगे। ये भी नहीं सोचा इन लोगों ने कि जनवरी में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर विराट मंदिर उसका उद्घाटन होने वाला है। पूरा हिंदूमय हो जाएगा चुनाव और आप बैठे बैठे ब्रह्मोस मिसाइल थमा दे रहे हो प्रधानमंत्री मोदी को। तो अभी तो ये शुरुआत है। ये इतनी बड़ी चूक इस ... गठबंधन से हुई है, ये तो मई तक, चुनाव तक इसे पीछा छूटने वाला नहीं है इससे। जी बिल्कुल। लगातार हिंदुओं को गाली देने वाले विपक्षी नेताओं को आज पीएम मोदी ने अच्छा खासा जवाब दिया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2023 की पहली मीटिंग आज पुणे में हुई। इस बैठक में 36 संगठनों के लगभग 266 प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसमें शिरकत की। आरएसएस की साल में एक बार बैठक होती है, जहां पर वो अपने कामों और अनुभवों को साझा करते हैं।
बैठक का उद्देश्य समाज के सामने आई चुनौतियों का मुकाबला करना है, उनका संकल्प करके एक दिशा तय करना और राष्ट्रीय भावना से कार्य करना, जिससे कार्य करने की गति बढ़ सके। डॉक्टर साहब, किस तरह से ये बैठक बुलाई गई है? देखिए, वैसे तो ये एनुअल बैठक होता है, आपने सही बात कही। ये 36 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे मोटे नहीं। आरएसएस के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस की गिनती कीजिए तो हजारों में जाएंगी। ये 36 वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया स्तर पे समाज में काम कर रहे हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसानी के क्षेत्र में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा, मजदूरों के बीच काम करने वाला सबसे बड़ा, छात्रों के बीच काम करने वाला सबसे बड़ा, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा। आप नाम सुनते हैं, बीजेपी या फिर एबीवीपी। तो इस तरीके से इन लोगों की बैठक हुई और ऑब्वियस सी बात है, बाकी चीजें तो अपनी जगह पे है। बैठक में किस तरीके से 2024 के चुनाव में इन तमाम लोगों की भूमिका होगी, कैसे कैसे क्या करना है, किस ओर लेकर के जाना है, ये तो डिस्कस हुआ होगा। अब आप ये समझिए, ये जो शक्ति है आरएसएस की, ये जो 28-28 ... गठबंधन है, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का है, जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। अब इनके बीच तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है और ये 3 महीने से कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं और कुछ उसमें फैसला नहीं होता है। तो ये जो बैठक हुई है, उसमें क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या फैसला लिया गया, ये बीजेपी से ज़्यादा ये चिंताजनक स्थिति जो है और जानकारी जानने की जो अभिलाषा, वो ये ... गठबंधन को होगा कि अगर आरएसएस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अगर खड़ी हो जाती है, तो ये 2024 का चुनाव इनको चैलेंज कर पाना भी असंभव हो जाएगा। जी बिल्कुल, संघ की समन्वय बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। अगली खबर में बात करेंगे इंडिया की फ्लॉप मीटिंग की। दिल्ली में शरद पवार के घर गठबंधन की 14 सदस्यीय टीम की पहली बैठक हुई, जिसमें टीएमसी की कुर्सी खाली रही और पार्टी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसके साथ ही इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई खास फैसला नहीं हो पाया है। गठबंधन की ओर से कहा गया है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्टेट लेवल पर निकाला जाएगा। वहीं अब्दुल्ला चाहते हैं कि जिन सीटों पर पहले से ही इंडिया के घटक दलों का कब्जा है, उन पर बात हो ही नहीं। साथ ही कैंपेन की पहली जनसभा अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में होगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा की सरकार को घेरा जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सबसे अहम मुद्दा सीट शेयरिंग का था, लेकिन इस पर इस बार भी सहमति नहीं बनी। क्यों? देखिए, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, लोचा तो फंस गया। पहले सप्ताह अक्टूबर में ममता बनर्जी ने रामलीला मैदान को बुक करा रखा है। 2 अक्टूबर को टीएमसी एक बड़ी रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में करने जा रही है और आप समन्वय बैठक करते हो, बैठक में डिसाइड करते हो कि आपकी रैली भोपाल में, मतलब ममता बनर्जी की रैली अलग होगी। ये ... ये जो डॉटेड अलायंस है वो भोपाल में रैली करेगा। क्या हो रहा है ये? इससे क्या वोटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, या फिर ये लोग यही कहेंगे कि ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए तिकड़मबाजी कर रहे हैं? और जो कुछ बचा खुचा था कि सीट शेयरिंग के ऊपर फार्मूला बाहर आ गया कि एक और आदमी एक और फार्मूला लेकर के आ गया। इस बार फार्मूला जो है वो कश्मीर से आया है। क्या फार्मूला है कि जिसके जिसके पास जितनी सीटें हैं अभी, उन सीटों के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। मतलब कि जिसके जिसके पास अभी, मतलब ये तो लालू यादव के पास एक भी सीट नहीं है। 16 सीटें नीतीश कुमार के पास है। अगर ये फॉर्मूला चला तो 16 सीट तो है ऑलरेडी नीतीश कुमार के पास होगा, तो लालू यादव क्या करेंगे? भजन गाएंगे भाई। 16 17 सीटें जो है वो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के पास है, तो क्या उतनी सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे? बाकी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या वहां पे झाल बजाएंगे? क्या करेंगे? तो है क्या कि ये कंफ्यूज्ड अलायंस है। ये ... जो है, इन लोगों को बहुत अभी एकजुट होने में समय लगेगा।
आप लोगों पे एग्री नहीं कर पाते, झंडा पे एग्री नहीं कर पाते, पहली बैठक कहां, पहली मीटिंग, पहली रैली कहां होगी वो नहीं कर पाते। ममता बनर्जी गायब आज हो गई हैं, कल कोई और गायब हो जाएगा, परसों कोई और गायब हो जाएगा, तो फिर ये गठबंधन रहा कहां? ये इधर से उधर से लोगों को बुला लेना, इकट्ठा कर लेना। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये जो 25-26 पार्टीज की जो अलायंस है उसमें 6 पार्टी तो वामपंथी है जो इसके साथ चुनाव लड़ना ही नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई चुनाव अलग है। तो फिर ये गठबंधन सिर्फ हवाबाजी करने के लिए, लोगों के अंदर ये भ्रम दिमाग में डालने के लिए कि सारे विपक्षी एक हो गए, कोई एक नहीं हुए हैं। ये आपस में ही लड़ते लड़ते 2024 जो है वो क्रॉस करेंगे, फिर वही हालत होगा जो 2014 में हुआ, 2019 में हुआ। जी बिल्कुल। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग का ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे आगे की बातचीत उलझ सकती है, तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला के एक बयान से इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि भारत और पाकिस्तान सभी टकराव वाले मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने के लिए बातचीत नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार फारूक अब्दुल्ला क्यों पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं और इस पर इंडिया चुप क्यों रहता है? देखिए, वो एक कहावत है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये जो सुभान अल्लाह साहब हैं, ये भाई साहब, इन्होंने कह दिया फिर से पाकिस्तान से बात करो, लेकिन ये अपने रिस्पांस में वो कह रहे हैं, होल लगी हुई है ये INDIA के अंदर कि कौन पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा से ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट जारी कर सकता है। 3 सपूतों की शहादत हुई है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और यहां इन लोगों की पाकिस्तानी भक्ति जो है वो जग गई। सबसे पहले कांग्रेस का लीडर सैफुद्दीन सोज ने आकर के कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, बस सारे लोग कूद गए। अब अखिलेश यादव कोई कहेगा कि भाई ये जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत हो रही है उसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। क्यों खेल रहे हैं हम लोग मैच? ये ठेका कि देश की सुरक्षा करना, ये आर्मी वाले अपनी जान लगा के देंगे और ये क्रिकेट वाले मैच खेलेंगे, ये बॉलीवुड वाले जो है पार्टी करेंगे, हीरोइनों के साथ वहां पे डांस चलेगा। ये तमाशा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान अगर इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह के नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान के साथ इस तरह का ऑपरेशन करता है, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और इस तरह के लोगों को, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर सैफुद्दीन सोज जैसे लोग, और ये जो ... गठबंधन के अंदर बैठ के ये लोग जो ज्ञान देते हैं, इन सब के ऊपर देश की जनता को कंडेम करना चाहिए, इनके बर्ताव के ऊपर। आप पाकिस्तान से बात करने के लिए कह रहे हैं, यहां 3 लोगों की शहादत हो गई। कहना तो यह चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन ये क्या, ये जो ... गठबंधन है, इसके तरफ से कोई भी बयान आया पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं। क्यों नहीं आया? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद फिर से विपक्षी गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल को लगे झटके की। आज मोदी डिग्री मानहानि मामले में गुजरात की सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह को मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल और संजय सिंह को पेशी के लिए गुजरात जाना ही होगा। दोनों के खिलाफ पीएम मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि का केस दायर किया गया था, जिसमें केजरीवाल लगातार पेशी से छुटकारा मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अब केजरीवाल को सेशन कोर्ट से भी झटका लग गया है। डॉक्टर साहब, कोई अदालत अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी नहीं गुहार लगाने के लिए, लेकिन आज आखिरकार फैसला आ गया और झटका लग गया। देखिए, झूठा व्यक्ति आज न कल वो तो फंसेगा ही, और केजरीवाल का क्या है, कल जाकर के माफी मांग लेगा, यही उसकी नियति है। आज तक जितने लोगों के ऊपर इसने आरोप लगाए, जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ केस किया, ये सीधे बंद कमरे में जाकर के, घर में जाकर के गुलदस्ता लेकर के जाता है और पैर छू करके माफी मांगता है। ये इस तरह का गिरगिट किस्म का इंसान है। रंग बदलने में इसे टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें अजीबोगरीब कहानी है। कोर्ट ने समन किया,
अब ये भागते फिरे, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, जज भी बदला गया, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। और चालाकी देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम है, गुजरात यूनिवर्सिटी तो पार्ट ऑफ स्टेट है, इसके मानहानि का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, अब अपीयर होइए। सवाल मानहानि केस का नहीं है, सवाल ये है राहुल गांधी को जिस तरह के केस में 2 साल की सजा हुई और कुछ समय के लिए सांसदी वापस गई, अगर 1 सप्ताह के लिए भी इसको जेल हो जाता है तो ये केजरीवाल ही नहीं, दिल्ली के सीएम कौन बनेगा, पंजाब में क्या हालत होगी, ये पार्टी ही खंड खंड विखंड हो जाएगी। तो आप देखिए कितनी बड़ी मुसीबत को इन्होंने मोल लिया है। किस लिए? अफवाह, झूठ, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब क्यों नहीं बोलते? ये जब से सुप्रीम कोर्ट से इसको झटका लगा है, ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो ये कहना ही भूल गया। ये कैंपेन चलाने की कोशिश कर कि हम पढ़े लिखे। भाई तुम्हारे पढ़े लिखे होने से क्या फायदा है? शराब की दलाली करो तुम, कमोड जो है 4.5 लाख रुपए में सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से खरीदो तुम, 9-9 लाख का पर्दा लगाओ तुम, शीश महल बनाओ तुम, किसके पैसे से? गरीब जनता के पैसे से। तो ऐसा पढ़ा लिखा अय्याश, भगवान इस देश को बचाए ऐसे नेताओं से। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री की डिग्री मांगना महंगा पड़ गया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।